एक आदमी जिसने अपनी फैमिली की 70 साल पुरानी आइसक्रीम कंपनी बेच दी, और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि वो ब्रांड जो गुजरात की आइडेंटिटी बन चुका था। इस डील की वैल्यू थी 1020 करोड़। अब नॉर्मली ऐसी डील के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, लग्जरी कार्स खरीदते हैं, फॉरेन वेकेशंस पर चले जाते हैं और पूरी जिंदगी सुकून से जीते हैं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। कंपनी बेचने के कुछ साल बाद वही आदमी फिर से फैक्ट्री के अंदर खड़ा था और एक नए ब्रांड के साथ फिर से जीरो से शुरुआत कर रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, जिस ब्रांड को उसने लॉन्च किया उसने सिर्फ एक साल में 200 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन असली सवाल ये है, जब उसके पास ऑलरेडी 1020 करोड़ का एग्जिट था तो फिर दोबारा इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर एक ऐसी फैमिली जो पार्टीशन के बाद अपना सब कुछ खो चुकी थी, वो इंडिया की आइसक्रीम इंडस्ट्री में इतनी बड़ी लेगेसी कैसे बना पाई? इसका जवाब हमें मिलता है कराची की एक छोटी सी आइसक्रीम शॉप से। साल 1944। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे और कराची ब्रिटिश इंडिया की एक इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करती थी। वहीं रहते थे सतीश चोना, जो प्रोफेशन से एक इंजीनियर थे। उनके पास अच्छी नौकरी थी, स्टेबल इनकम थी और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी थी। वो ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन में काम करते थे और उस जमाने में ऐसी जॉब मिलना खुद में एक अचीवमेंट माना जाता था। लेकिन सतीश चोना का दिल इंजीनियरिंग में कम और आइसक्रीम में ज्यादा लगता था। उन्हें आइसक्रीम बनाने का इतना ऑब्सेशन था कि जॉब के बाद वो रिलेटिव्स के पास जाकर आइसक्रीम बनाने की टेक्निक सीखते थे, रेसिपी समझते थे और नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे। धीरे धीरे ये शौक एक सपने में बदलने लगा और फिर उन्होंने कराची में अपनी छोटी सी आइसक्रीम शॉप ओपन करी। ना कोई बिजनेस प्लान, बस एक आदमी था और उसका सपना। लेकिन फिर 1947 आया और पार्टीशन ने सब कुछ बदल दिया। सतीश चोना को भी अपना घर, शहर और बनाया हुआ बिजनेस छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने देहरादून में दोबारा आइसक्रीम बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वेदर और लिमिटेड डिमांड की वजह से बिजनेस स्ट्रगल करता रहा। फिर वहाँ उनके साथ फ्रॉड हो गया और बचा हुआ कैपिटल भी खत्म हो गया। अक्सर लोग ऐसी सिचुएशन में हार मान लेते हैं, लेकिन सतीश चोना ने नहीं मानी। किसी ने उन्हें गुजरात जाने की सलाह दी और वो अहमदाबाद आ गए और रात को आइसक्रीम बनाकर सुबह गलियों में खुद बेचने निकल जाते। धीरे धीरे लोगों को उनकी आइसक्रीम पसंद आने लगी। टेस्ट अलग था, क्वालिटी अलग थी और उसके पीछे सालों की मेहनत थी। 1953 में सतीश चोना ने अहमदाबाद में अपना पहला ऑफिशियल आउटलेट खोला। इसका नाम रखा गया हैव मोर। नाम ही ब्रांड का प्रॉमिस था, एक बार खाओ और फिर और खाने का मन करे। शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही छोटा सा आउटलेट आगे चलकर गुजरात के सबसे आइकॉनिक आइसक्रीम ब्रांड में से एक बनने वाला है। हैव मोर धीरे धीरे गुजरात में अपनी मजबूत पहचान बना चुका था। सतीश चोना ने जो बीज बोया था वो अब एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल रहा था। लेकिन हर फैमिली बिजनेस में एक वक्त आता है जब जिम्मेदारी अगली जनरेशन को सौंपी जाती है। सतीश चोना के बाद उनके बेटे प्रदीप चोना ने बिजनेस को स्केल किया और फिर तीसरी जनरेशन के रूप में अंकित चोना ने हैव मोर की कमान संभाली। अंकित अहमदाबाद में बड़े हुए और बचपन से बिजनेस को पास से देखते रहे, लेकिन उन्होंने सीधा फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। पहले वो अमेरिका गए, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली और फिर अमेरिकन फूड इंडस्ट्री में काम करके मॉडर्न कॉर्पोरेट सिस्टम्स और कंज्यूमर ब्रांडिंग को समझा। 2005 में अंकित इंडिया लौट आए और ऑफिशियली हैव मोर ज्वाइन कर लिया। उस वक्त हैव मोर एक सक्सेसफुल रीजनल ब्रांड जरूर था, लेकिन नेशनल ब्रांड नहीं था। अंकित ने इसी चैलेंज को अपना मिशन बना लिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड करी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया और कंपनी नए स्टेट्स में एंटर करने लगी। अब हैव मोर गुजरात के बाहर भी नजर आने लगा। 2016 में अंकित ने हबर एंड होली नाम का प्रीमियम आइसक्रीम पार्लर कंसेप्ट भी लॉन्च किया। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं था बल्कि फ्यूचर कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस को टेस्ट करने की कोशिश थी। 2017 तक हैव मोर का एनुअल टर्नओवर लगभग 450 करोड़ तक पहुंच गया था और सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन फिर साउथ कोरिया की फूड जायंट लोटी कन्फेक्शनरी ने हैव मोर को एक्वायर करने में इंटरेस्ट दिखाया। वो एक एस्टैब्लिश ब्रांड खरीदकर इंडिया के आइसक्रीम मार्केट में एंट्री करना चाहते थे। ऑफर दिया गया 1020 करोड़ का। फाइनेंशियली ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील थी, लेकिन इमोशनल लेवल पर बहुत मुश्किल डिसीजन था। आखिरकार नवंबर 2017 में डील कंप्लीट हुई और हैव मोर ऑफिशियली लोटी के पास चला गया। लेकिन इस डील के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। कंपनी बेचने के बाद अक्सर फाउंडर्स के लिए जिंदगी का सबसे रिलैक्स फेज शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती है। लेकिन अंकित चोना के साथ कहानी बिल्कुल अलग थी। हैव मोर की डील के साथ एक ऐसी कंडीशन जुड़ी थी जिसने उन्हें उसी इंडस्ट्री से दूर कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी। डील के अंदर एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट था। सिंपल शब्दों में कहूं तो अंकित चोना और उनकी फैमिली अगले कुछ साल तक इंडिया में कोई भी आइसक्रीम बिजनेस शुरू नहीं कर सकती थी। सोचिए, एक आदमी जिसने बचपन से फैक्ट्रीज देखी हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझा हो और जिसकी पहचान ही आइसक्रीम बिजनेस से बनी हो, उसे अचानक कहा जाए कि अब वो इस दुनिया से दूर रहे, ये किसी वनवास से कम नहीं था। इस एग्रीमेंट को फॉलो करना जरूरी था, इसलिए चोना फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई और एक नई लाइफ शुरू की। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सक्सेसफुल एग्जिट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्ट्रेस फ्री फ्यूचर। लेकिन अंदर ही अंदर अंकित का एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग भी रुक नहीं रहा था। वो मार्केट
मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे, कंज्यूमर बिहेवियर को समझ रहे थे और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखे हुए थे। फिर आया साल 2020। कोविड ने पूरी दुनिया को रोक दिया। इसी पीरियड में अंकित ने एक नया वेंचर लॉन्च किया जिसका नाम था फैब। ये एक हेल्थ फोकस्ड ब्रांड था जो प्रोटीन बार्स, हेल्दी स्नैक्स और प्रोटीन शेक्स जैसे प्रोडक्ट ऑफर करता था। इस वेंचर को लीड कर रही थी उनकी वाइफ गायत्री चोना। लेकिन इस दौरान सबसे इंटरेस्टिंग चीज फैब नहीं थी, सबसे इंटरेस्टिंग थी वो ऑब्जर्वेशंस जो अंकित इन सालों में कलेक्ट कर रही थी। उन्होंने देखा कि इंडिया का कंज्यूमर रैपिडली चेंज हो रहा है। नई जनरेशन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदती, वो एक्सपीरियंस खरीदती है, पैकेजिंग को नोटिस करती है और सोशल मीडिया के थ्रू नए प्रोडक्ट्स डिस्कवर करती है। अब लोग ग्रोसरी या स्नैक्स खरीदने के लिए मार्केट जाने का वेट नहीं करते, कुछ ही मिनट्स में प्रोडक्ट्स उनके घर तक पहुंच जाते हैं। अंकित ने देखा कि अगर आज से कोई नया कंज्यूमर ब्रांड बिल्ड किया जाए तो उन्हें पुराने रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नए इंडिया के लिए नए रूल्स लिखे जा सकते हैं। धीरे धीरे उनके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट तैयार होने लगा, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो उनके डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस को मॉडर्न कंज्यूमर ट्रेंड्स के साथ कंबाइन करता था। साल 2022 नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट ऑफिशियली खत्म हो गया। अब कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब वो दोबारा इस इंडस्ट्री में लौट सकते थे जिसे वो सबसे अच्छी तरह समझते थे। लेकिन इस बार वो एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करना चाहते थे जो नए इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए डिजाइन किया गया हो। एक ऐसा ब्रांड जो ट्रेडिशनल लेगेसी और मॉडर्न इनोवेशन दोनों को साथ लेकर चले। और इसी विजन के साथ चोना फैमिली की सेकंड इनिंग्स ऑफिशियली शुरू हुई और इस नए चैप्टर का नाम था होको। 2022 में जैसे ही नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट खत्म हुआ, चोना फैमिली ने एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया। अक्सर जब कोई एंटरप्रेन्योर किसी इंडस्ट्री में कम बैक करता है तो उन्हें मार्केट को दोबारा समझने, नेटवर्क रिबिल्ड करने और ऑपरेशंस बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अंकित चोना के पास एक एडवांटेज था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, वो था एक्सपीरियंस। उन्हें पता था कि आइसक्रीम बिजनेस कैसे काम करता है, कोल्ड चेन कैसे बिल्ड होती है और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलतियां कहाँ होती है। नॉन कॉम्पीट खत्म होते ही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों फुल स्पीड पर शुरू हो गई और फिर अक्टूबर 2023 में अहमदाबाद के पास बावला में एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार खड़ा था। इस प्रोजेक्ट में लगभग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था। इसी फैसिलिटी से एक नए ब्रांड का जन्म हुआ, यानी होको। ज्यादातर नए ब्रांड्स पहले प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और बाद में सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन को स्केल करने की कोशिश करते हैं। होको ने इसका उल्टा अप्रोच चूज किया। सबसे पहले फैक्ट्री रेडी हुई, प्रोडक्शन सिस्टम रेडी हुआ, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया। मार्केट में एंट्री उसके बाद हुई, यानी लॉन्च से पहले ही इकोसिस्टम तैयार था। ये स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल थी, लेकिन फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फाउंडेशन होते हैं। असली बैटल प्रोडक्ट के लेवल पर जीती या हारी जाती है और यही होको ने मार्केट को सरप्राइज कर दिया। इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री सालों से मोस्टली प्रिडिक्टेबल फ्लेवर्स पर डिपेंड करते आई थी। वही वनीला, चॉकलेट, बटर स्कॉच और मैंगो जैसे फ्लेवर्स मार्केट के सेफ बैट्स माने जाते थे। लेकिन होको ने डिसाइड किया कि अगर नई जनरेशन के कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है तो उन्हें कुछ अलग ऑफर करना होगा। इसी सोच के साथ मार्केट में चारकोल लाइची, हेजलनट मडस्लाइड, बोस पार, स्ट्रॉबेरी चीज केक, बिक्स और आमची जैसे फ्लेवर्स लॉन्च किए गए। होको प्रीमियम और एडवेंचरस कंज्यूमर्स को टारगेट करना चाहता था और शायद इसी माइंडसेट की वजह से लॉन्च के कुछ ही समय में कंपनी ने 150 से ज्यादा SKUs मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिए। वैसे आइसक्रीम बिजनेस को लोग फूड बिजनेस समझते हैं, लेकिन रियलिटी में लॉजिस्टिक्स बिजनेस होता है। प्रोडक्ट बनाना रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन उसे परफेक्ट टेम्परेचर पर कंज्यूमर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। एक बार कोल्ड चेन ब्रेक हुई तो पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाता है। अंकित चोना ये बात किसी भी कॉम्पिटिटर से बेटर समझते थे, इसलिए होको ने डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में एक बोल्ड डिसीजन लिया। जहां कई ट्रेडिशनल ब्रांड्स अब भी कन्वेंशनल रिटेल चैनल्स पर हेवीली डिपेंडेंट थे, वहीं होको ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाया। ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स उनके लिए सिर्फ डिलीवरी एप्स नहीं थे, ये रेडीमेड मॉडर्न कोल्ड चेन नेटवर्क थे जो डायरेक्टली यंग कंज्यूमर्स तक पहुंचने का मौका दे रहे थे। इस स्ट्रेटजी से प्रोडक्ट्स ज्यादा सिटीज में अवेलेबल होने लगे। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 32 करोड़ था। एक नए ब्रांड के लिए ये रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो अगले साल हुआ उसने सबको सरप्राइज कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 25 में होको का रेवेन्यू बढ़कर लगभग 220 करोड़ तक पहुंच गया। सिर्फ एक साल में 6 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ। जून 2024 में कंपनी ने अपना पहला मेजर फंडिंग राउंड रेज किया, जिसमें लगभग $12 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। इस फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन करीब 600 करोड़ तक पहुंच गई थी। लेकिन ग्रोथ की स्पीड यहाँ नहीं रुकी। कुछ ही समय बाद होको ने एक और फंडिंग राउंड रेज किया और इस बार वैल्यूएशन जंप करके लगभग 2000 करोड़ तक पहुंच गई। आज होको को इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक माना जाता है। लेकिन हर रैपिड ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ नए चैलेंजेस भी आते हैं और होको के लिए वो चैलेंजेस अभी शुरू ही हुए हैं। आज अगर बाहर से देखा जाए तो होको की स्टोरी ऑलमोस्ट परफेक्ट लगती है। एक फाउंडर जिसके पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, एक ब्रांड जो लॉन्च के कुछ ही सालों में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में एक सच हमेशा याद रखना चाहिए, ग्रोथ और सक्सेस कभी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होते। असली टेस्ट तब शुरू होता है जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है प्रॉफिटेबिलिटी। रेवेन्यू और फंडिंग नंबर्स इंप्रेसिव लग सकते हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस की असली स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ उसके प्रॉफिट से पता चलती है। होको ने शुरुआती सालों में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग और टीम बिल्डिंग पर अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया। ग्रोथ के लिए जरूरी भी था, लेकिन अब इन्वेस्टर सिर्फ ग्रोथ नहीं, प्रॉफिट्स भी देखना चाहेंगे और यही चैलेंज आज लगभग हर फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर स्टार्टअप के सामने है। दूसरा चैलेंज है एक्सपेंशन का। आज भी होको की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गुजरात है। ब्रांड की रूट्स वही हैं और वहाँ उनकी पकड़ भी काफी मजबूत है। लेकिन इंडिया सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। असली चैलेंज नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना है। जो स्ट्रेटजी अहमदाबाद में काम करती है, जरूरी नहीं कि लखनऊ, कोलकाता या चेन्नई में भी उतनी ही इफेक्टिव हो। इसलिए होको का अगला फेज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि मार्केट एक्सपेंशन का भी है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन। एक तरफ अमूल, वाडीलाल और क्वालिटी वॉल्स जैसे ब्रांड्स हैं जिनके पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ट्रस्ट है। दूसरी तरफ कुछ नए ब्रांड्स हैं जो प्रीमियम और नीश सेगमेंट में तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यानी होको को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई फ्रंट्स पर कंपटीशन फेस करना होगा। पहले कराची में एक इंजीनियर का सपना, फिर पार्टीशन, फिर अहमदाबाद की सड़कें, फिर हैवमोर, फिर 70 साल की लेगेसी, फिर 1020 करोड़ की हिस्टोरिक सेल और फिर नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट और फिर होको। अगर इस पूरी कहानी से कोई लेसन निकलता है तो शायद वो ये है कि लाइफ में हर सक्सेस फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती। कभी कभी जो चीज हमें एंड पॉइंट लगती है वो सिर्फ एक नई जर्नी की बिगिनिंग होती है। अंकित चोना के लिए हैवमोर पार्ट 1 था, एक ऐसी कहानी जो कराची से शुरू होती है और गुजरात की आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन होको शायद पार्ट 2 है, एक ऐसी सेकंड इनिंग्स जो नई इंडिया के कंज्यूमर्स, नए डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए लिखी जा रही है। और अगर रिसेंट ग्रोथ, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और मार्केट मोमेंटम को देखा जाए तो लगता है कि ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। शायद आने वाले सालों में होको इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री में एक और नया चैप्टर लिखे, और शायद नहीं भी। लेकिन एक बात तय है, इस फैमिली ने हमें ये जरूर सिखा दिया है कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत उस वक्त मिलती है जब दुनिया को लगता है कि गेम खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो।